हेलो दोस्तों, स्वागत है जीटे कुछ क्वेश्चन पर। आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो हमारा सेशन चल रहा था वो चल रहा था खान सर नोट्स का रिवीजन चल रहा था। अब आज हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो वैदिक एज से होने वाला, मतलब वैदिक काल। तो वैदिक काल से पहले भी हमने क्या क्या पढ़ा। पहले के मानव कैसे रहते थे, फिर हमारी सभ्यताएं आई। सिंधु सभ्यता आया, हड़प्पा आया। उसके बाद सिंधु सभ्यता के अंदर ही हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो मेसोपोटामिया के देखे हैं। फिर उसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर आया था वो आया था कौन कौन से जो विदेशी यात्री भारत में आए हैं, उनका क्या क्या रोल रहा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अब नेक्स्ट लेक्चर आया था उस पर हमने बात किया था कि कौन कौन से जो विदेशी यात्री आए तो उसमें कौन कौन राजा हुआ करते थे। तो आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा हमारा वैदिक युग से। तो आज हम देखेंगे वैदिक युग के, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है वैदिक काल, तो वैदिक काल का जो पीरियड था सबसे पहले हमें देखना है। कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि वैदिक काल का पीरियड क्या होता है। तो वैदिक काल का जो पीरियड है वो 1500 बीसी से 600 बीसी। इसका मतलब ये होता है कि जब हमारे ईसा मसीह के जन्म के पहले की ये घटनाएं हैं, ठीक है। जब ईसा मसीह जन्म लिए उसके बाद की जो चीजें घटनाएं हैं वो होता है ईसवी। उसके पहले की जो घटनाएं हैं वो ईसा पूर्व होते हैं, ठीक है। इसलिए आपको 1500 से 600 दिख रहा, क्यों? अब आपके दिमाग में है सर कैसे कम हो रहा, क्योंकि होता क्या, जब वो पैदा हुए तब से जो धीरे धीरे घटनाएं क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। उसके बाद हमारा आएगा जैसे 600 ईस्वी, 1500 ईस्वी, 2000 ईस्वी, जैसे इसमें चल रहा 2023 चल रहा है। तो ये ईसा ईस्वी चल रहा, मतलब ईसा के जन्म के बाद की घटनाएं। और ईसा के जन्म के पहले ये सब सारे घटनाएं हैं। तो अब वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक हमारा ऋग वैदिक काल और दूसरा हमारा आता है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। कौन कौन? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल आता है। तो जो ऋग वैदिक हमारा पीरियड होता है वो कब कब होता है? वो 1500 से 1000। कितना? 1500 से 1000। और उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड आता है वो 1000 से लेकर कितना आता है? 600 बीसी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। कौन थे? आर्य। ऐसा हमारे इतिहासकार बताते हैं कि जो जो आर्य लोग थे, अगर हम भारत की बात करते हैं तो आर्य भारत के निवासी नहीं थे, ठीक है। आर्य भारत के निवासी नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर जो पहले रहते थे वो आदिमानव रहते थे। आर्य लोग क्या किए, सिंधु जो यहाँ पे लिखा है, जैसे आर्य मध्य एशिया मैस्कुलर से आए थे, मतलब ऐसा माना जाता है कि ये मैस्कुलर से आए थे। कौन? आर्य लोग। जब आर्य लोग भारत में एंट्री करते हैं तो वो ज्यादातर सिंधु प्रांत में रहते हैं, ठीक है। तो सिंधु प्रांत में रहते हैं तो सिंधु प्रांत में वो अपना जो कल्चर है वो धीरे धीरे डेवलप करते हैं। और धीरे धीरे कुछ टाइम बाद ये पूरे भारत में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। वहां पर अपने कल्चर को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत में सप्त सिंधु प्रदेश में, मतलब 7 नदियों का प्रदेश, पंजाब हरियाणा बस गए। मतलब ये आकर यहाँ क्या कर गए, बस गए। आर्यों की भाषा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्यों की भाषा क्या थी। तो जो पहले की जो हमारी भाषाएं थी वो संस्कृत थी। अगर आर्यों को पूछेगा तो संस्कृत थी। मतलब आर्यों की भाषाओं को हम देवताओं की भाषा भी कहते हैं, कि मतलब ये देवताओं की भाषा थी। किसकी भाषा थी? देवताओं की भाषा थी। जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे, मतलब उनको, आर्य को ये लगता था कि हमें संस्कृत आती है तो हम सबसे क्या हैं, श्रेष्ठ हैं, ठीक है। तो ये अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे आर्य। जिन्हें संस्कृत नहीं आता था, भारत जिनको संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात भारत में मूल निवासियों को अनार्थ या निम्न कहा जाता था, ठीक है। मतलब ये कहा गया कि जिसको संस्कृत आता है
वो ज्ञानी हैं, वो आर्य हैं, जिनको नहीं आता है वो निम्न कोटि का। जैसे आज के प्रचलन में क्या है, हम प्रेजेंट टाइम टाइम की बात कर रहे हैं, जैसे एक ट्रेंड चल रहा इंग्लिश का, तो जिसको इंग्लिश बोलना लिखना आ रहा है, खासकर बोलने के सेंस में, तो उसको आज के टाइम पर एक स्टैंडर्ड लेवल का माना जा रहा है, और जिसको नहीं आ रहा उसको निम्न माना जा रहा है कि इसको इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा है। अब एक बात आती है कि इंग्लिश की इतना प्रचलन बढ़ा कैसे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ इंग्लिश का जो हमारा प्रचलन बढ़ता है, उसका एक ही मेन कारण होता है कि ज़्यादातर कंट्री में इंग्लिश बोली जाती है। जबकि जो ये भारत है, वो पूरा क्या होता है, ये राज्यों का संघ है। अलग-अलग राज्य हैं, अलग-अलग उनकी भाषाएँ हैं, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ, जैसे हम नॉर्मली हम बोल रहे हैं हिंदी में, तो यहाँ की हमारी जो लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज हमारी क्या होती है, एक अलग होती है। और एक अगर हम यूपी में रह रहे हैं या दिल्ली में रह रहे हैं, बिहार में रहे, ज़्यादातर वो हिंदी ही बोला करते हैं, ठीक है? तो ये हो गया। दक्षिण भारत के आर्यकरण अगस्त ऋषि ने किया था। कौन किया था? अगस्त ऋषि ने। चलिए आगे देखते हैं, चीज़ों को और हम समझेंगे। क्या कहे हैं कि उत्तर भारत का आर्यकरण राजा विदेह के पुरोहित पंडित गौतम राहुगण ने किया था, किंतु ये गंगा नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाया, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कहते हैं। अथर्ववेद में क्या कहते हैं? इसको अछूतों की भूमि कही गई है। यहाँ के लोग गंगा जल को पवित्र नहीं माना जाता। अच्छा, ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि वहां पर पहुंच नहीं पाए। जब नहीं पहुंच पाए तो वहां की एक मान्यताएं आ गई कि यहाँ गंगा क्या है, शुद्ध नहीं है, ठीक है? यही बात यहाँ बताया गया है। आगे देखते हैं। जैसे उस समय क्या थी, जो अगर हम पशु की बात करते थे, तो गाय हमारा क्या होती थी, सबसे पवित्र माना जाता था। तो वही कह रहे हैं कि इस समय मतलब वैदिक काल में, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वैदिक काल में, वैदिक काल। तो यहाँ पर ये बताया गया कि इस समय सबसे प्रिय पशु कौन थी? गाय। गाय को क्या माना गया? प्रिय पशु, जो समृद्धि का संकेत थी। गाय की हत्या करने पर मृत्यु दंड दिया जाता था। मतलब पहले ये प्रचलन था, अगर कोई गाय की हत्या करता है तो उसे क्या दिया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था। अब दिमाग में आता सब मृत्यु दंड क्यों दिया जाता था? देखिए, होता क्या था, ये हमारी एक आस्था की भावना होती थी। जैसे एक भारत का शुरू का ही कल्चर रहा है कि वो करते क्या है कि जैसे पेड़ पेड़ की अगर हम बात करते हैं, आप देखते होंगे अपने परिवेश में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेड़ होते हैं, ठीक है? एक उसमें से हम एक पीपल लेते हैं, लोग पीपल की पूजा करते हैं, आप देखे होंगे नॉर्मल। तो पीपल की पूजा हम क्यों करते हैं? क्योंकि पीपल हमें ऑक्सीजन देता है। अगर हम बात करते हैं साइंस से रिलेटेड, तो हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, सबसे सब पेड़ों की तुलना में कंपेयर में ज़्यादा देता है, ठीक है? तो हमारा जो हिंदू धर्म, ये बोला गया हिंदू धर्म में कि हमें इसकी रक्षा की जाए, क्योंकि ये करते क्या है, हमें क्या देते हैं? हमारे लिए एक जीवन का स्रोत है। तो अब बचाने के लिए लोगों ने क्या किया, शुरू में पूजा करना स्टार्ट कर दिया। जब स्टार्ट करे तो वो प्रचलन में आ गए, तो आज भी लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो वैसे हमारी गाय की थी या और पशुओं की थी। पशुओं की बलि देने पर निंदा की गई, और उसमें से एक थी हमारी गाय, ठीक है? गाय को पवित्र माना गया, इसलिए गाय को हत्या पर मृत्यु दंड दिया जाता है। जैसे आज के टाइम पे क्या है, कोई गाय पर हत्या करता है तो उसके लिए कोई नियम कानून नहीं बना हुआ हमारे संविधान में, ठीक है? बट ये वैदिक काल में ऐसी चीजें होती थी। गाय राजा का मुख्य कार्य गाय के लिए युद्ध करना गविष्ठ था। देखिए, उस समय क्या होता था, लोग गाय के लिए, जो राजा होते थे उनको ये लगता था, पहले एक को हिंदू धर्म में ये भी होता था, अगर कोई गाय को मार देता था तो गौ हत्या लगता था। तो गौ हत्या के लिए कई कई उपाय कराने पड़ते थे, जिससे गौ हत्या कम होती। मतलब एक नॉर्मल आप समझिएगा, बस समझने का प्रयास करिएगा कि हम क्या करते हैं, जो हमारा कल्चर है वो ये कहता है कि हमें किसी भी पशु को बलि नहीं देना चाहिए।
मतलब किसी भी जानवर की हमें हत्या नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। उनके लिए पानी का प्रबंध कर दीजिए, खाने के लिए प्रबंध, मतलब जो आपसे हो सकता है वो कर सकते थे, कर सकते हैं, अब भी कर सकते हैं। तो उस समय को जो वैदिक काल का जो एज आया था, तो वैदिक काल में क्या होता था, अगर राजा को ये लगता था कि इस गाय की हत्या इस राजा ने कर दिया या इस पर्टिकुलर आदमी ने कर दिया, तो उसके लिए वो युद्ध के लिए क्या होते, तत्पर तैयार हो जाते थे वैदिक काल में। ठीक। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। मतलब लोग किस पर डिपेंड होते थे, कृषि पर डिपेंड होते थे। ठीक है, व्यापारिक स्तर बहुत कम था। वैदिक समाज ग्रामीण सभ्यता थी, मतलब उस समय की जो समाज होती थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ग्रामीण का मतलब क्या होता है, जैसे एक होता ना ट्रेंड चलता है आजकल, ये हो गया है कि लोग गांव से पलायन करते हैं शहर की तरफ। अब आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा क्या बात हो गई कि लोग गांव से पलायन शहर की ओर करने लगे। सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम क्या हो गई कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे महंगाइयाँ भी अपने एक स्तर पर आना शुरू हो गई। जब महंगाइयाँ स्टार्ट हुई तो जो लोग खेती करते थे, जो खेती करते थे उनको उस अकॉर्डिंग उपज नहीं होता था। उपज न, आज की जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, ये वैदिक काल की थी कि यहाँ लोग कृषि करते थे। ठीक है, आज की जनरेशन की हम बात कर रहे हैं कि खेत खेत में इतना ज़्यादा उनको क्या होता है, प्रॉफिट नहीं हो पाता है, जिससे उनका पालन पोषण न होने के कारण उनका मूवमेंट होता है। वो गांव से मूवमेंट करते हैं कहाँ पर, शहर की तरफ मूवमेंट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में, 7वें मंडल में दशराज युद्ध, मतलब दशराज युद्ध मतलब जो 10 राजाओं को मार दिया, उन्हें क्या बोला कि दशराज युद्ध की चर्चा है। जो आर्य तथा अनार्थ, आर्य मतलब जिनको संस्कृत नॉलेज था, अनार्थ मतलब जिनको संस्कृत नॉलेज नहीं था, उसमें आर्य विजयी हुए। आर्य क्या हुए, विजयी हुए। आर्यों का कबीला भरत था, भरत था। इसी कारण उस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। जैसे पहले की जो जातियां होती थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो उस समय जो जातियों का निर्धारण होता था वो कर्म के आधार पर। जैसे अगर कोई ज्ञान दे रहा है तो उसे क्या बोलते थे, ब्राह्मण या पंडित बोलते थे। मान लीजिए कोई व्यापार कर रहा है तो व्यापार से उसे वैश्य बोलते थे। अगर कोई लड़ाइयों में है, मतलब अपने राज्य का विस्तार कर रहा तो उसे क्षत्रिय बोलते थे। इन तीनों की सेवाओं करने वाला, उससे हम क्या बोलते थे, शूद्र बोलते थे। तो पार्टिकुलर ये नहीं होता था कि उस समय पार्टिकुलर ये इंसान ही ये शूद्र होगा या उनके लड़के ही शूद्र होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब जो जैसा काम करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी जाति हो जाएगी। जैसे अगर कोई शूद्र में ही पैदा हुआ है, मान लीजिए किसी के जो पिताजी हैं शूद्र हैं, अगर उसका लड़का ज्ञानी हो जा रहा है तो वो क्या बन जाएगा, ब्राह्मण बन जाएगा। अगर उसका लड़का व्यापार करने लगा तो वैश्य बन जाएगा। ये प्रथाएं थी। ये आइडेंटिफाई नहीं था कि ये पार्टिकुलर शूद्र है, ये ब्राह्मण है, या इसका लड़का पैदा होगा तो ब्राह्मण ही होगा या शूद्र होगा, ऐसा कुछ नहीं था। जो जैसा काम करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी जाति हो जाती थी, ये बताया गया। किंतु ये बात कब होती थी, ये जब ऋग्वेद आया है तब बात होती। जब हमारा उत्तर वैदिक काल आया, कि हमने वैदिक काल को दो भागों में पढ़ा, कौन कौन, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में ये प्रथाएं होती थी कर्म के आधार पर, जबकि जब उत्तर वैदिक काल आता है तो कर्म के आधार पर न होकर पार्टिकुलर ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय, शूद्र का लड़का शूद्र, वैश्य का लड़का वैश्य होगा। यही यहाँ पर बताया गया। किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। किसके आधार पर होने लगा, वंश के आधार पर। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। तो कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि लोहे की खोज कब हुई। लोहे की खोज हम ये बताएंगे कि हमारा कब होता है, ये वैदिक काल में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
चीज़ों को काफ़ी आराम से चल रहे हैं, जिससे आपको चीज़ों को और अच्छे से क्लियर हो। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं ब्राह्मण से गॉड। ये बताया गया है कि जो ईश्वर हैं या ब्रह्मा जी के मुखों से ये चीज़ें निकली, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। व्यापार, दूसरे यहाँ नौकरी। ठीक है, अब समझने वाली बात है। ब्राह्मण मतलब ज्ञान देना, क्षत्रिय मतलब राज्य की रक्षा करना, वैश्य मतलब व्यापार करना, और ये क्या करते थे, इन तीनों की सेवा करते थे, उन्हें क्या कहते थे, शूद्र बोलते। ठीक है, मतलब कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, इन तीनों की जो सेवा करते थे उसे क्या बोलते थे हम, शूद्र। और किस काल में, ये वैदिक काल। वैदिक काल मतलब ये हमारा ऋग्वैदिक काल में। वैदिक काल में नदियों के नाम तो कई बार पूछा जाता है। सिंधु को, देखिए ये प्राचीन नाम है, ये प्राचीन नाम है। आज के टाइम पर हम कौन कौन सा नाम का यूज कर रहे हैं, इस नाम का हम यूज कर रहे हैं। वितस्ता, झेलम कई बार पूछा गया है। सुवस्तु को स्वाद बोलते थे, गोमती को कोमल बोलते थे, सादा नीरा को गंडक नदी बोलते थे, विपाशा को व्यास नदी, और कुंभ को कुर्मक। ठीक है, अब देखिए, कुंभा को काबुल, स्वस्ति को घरघर नदी या घाघर बोलते हैं इसको, पुरुषणी को रावी नदी, सूत्रण सुत, सुत, सतुद्री को सतलज नदी, आइस्कीनी को चिनाब नदी, सुमेशा को सोहन नदी, और विपाशा को ब्यास नदी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या बात आता है कि वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की हुई, क्योंकि ये उस समय की महत्वपूर्ण नदी थी। वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल आता है उसमें सिंधु नदी की चर्चा कई बार हुआ है। उस समय की ये क्या थी, सबसे महत्वपूर्ण क्या थी, नदी थी। वैदिक काल के देवता जैसे कि इंद्र, इंद्र को उस समय का मेन देवता माना था। क्यों, क्योंकि ये वर्षा कराते थे। ये बताते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण थे। इनकी चर्चा 250 बार हुई। इन्हें युद्ध और वर्षा के देवता कहते हैं। क्या कहते हैं, युद्ध या वर्षा के देवता। इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। अग्नि, अग्नि की चर्चा कब हुआ, 200 बार। वरुण मतलब वायु के लिए, सोम मतलब जंगल के देवता, मारुत मतलब तूफान के देवता, रौद्र मतलब क्रोध है वाले देवता, विष्णु मतलब संरक्षण या पालन करता माना गया है। पूषण को पशुओं के देवता। जैसे जब सिंधु सिविलाइजेशन आया तो लोग क्या करते थे, पूषण की पूजा करते थे। बाद में यही पूषण की पूजा करने लगे शूद्र लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा, गविष्टि का अर्थ है गाय के लिए किया गया युद्ध है। सीता का अर्थ होता है देखिए ये कई बार एग्जाम पूछा है, एक बार हम बता देते हैं आपको जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, गविष्टि का अर्थ होता है मतलब गाय के लिए किया गया युद्ध। तो कई बार एग्जाम पूछा गया है कि गविष्टि का क्या अर्थ है, मतलब गाय के लिए जो किया गया युद्ध होता है उसे बोलते हैं गविष्टि। दूसरा है सीता का अर्थ। सीता का अर्थ मतलब हल से जोती हुई जमीन पर पड़ा निशान। अगर हमने हल से, देखिए आज के टाइम क्या हो गया, ट्रैक्टर हो गए, नए नए हमारे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं। तो पहले लोग जो जुताई करते थे खेत का वो हल से करते थे। तो जब हल से जुताई करते थे तो उस पर एक निशान बनता था। जो बैल होते थे पीछे क्या होता, हल होता, जब वो जोतते थे तो निशान बनता है, बनता था, उसी को हम बोलते हैं सीता। ठीक है, अब देखिएगा वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। तो हम देखेंगे उस समय की व्यवस्थाएं क्या थी जिससे आपको और चीजें समझ में आए। तो वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था जिसे जनता चुनती थी। मतलब क्या होता था उस जो हमारे वैदिक काल में, ठीक है, जो सबसे बड़ा पद होता था वो किसका होता था, राजा का।
ठीक है, राजा किसी भी निर्णय को लेने के लिए विभिन्न समितियों को बैठकर इनकी चर्चा करता था। मतलब राजा कोई निर्णय अगर कोई सुनाता भी था कोई निर्णय, तो अपने समिति पर जितने लोग मेंबर होते थे उनसे एक बार उसके बारे में चर्चा करते थे, उसके बाद फिर राजा अपना फाइनल डिसीजन देता था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थे। कौन कौन? सभा, समिति, विदत। ठीक है, सभा में क्या होता? यह निम्न या साधारण लोग का संगठन था, इसकी चर्चा 8 बार हुई। समिति ये उच्च वर्ग लोगों का संगठन था, इसकी चर्चा 9 बार हुई। विदत क्या है? यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था, इसकी चर्चा 122 बार हुई। अब देखिएगा जो सभा और विदत, इसमें महिलाओं को अनुमति नहीं था, मतलब महिलाएं इसमें नहीं बैठ सकती हैं। ठीक है, सॉरी, सभा और विदत में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी। मतलब ये देखिए समिति में नहीं थी, समिति में नहीं थे, जबकि इन दोनों में वो थे। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी। तो कई बार एग्जाम पूछा गया है कि वैदिक समाज या ऋग वैदिक काल में सबसे क्या होता था? छोटी इकाई गांव, जिसे मालिक को ग्रामिक कहते हैं, जैसे आज के टाइम पर हम प्रधान बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से उस समय क्या होती थी? गांव सबसे छोटी इकाई, उसके मालिक को ग्रामिक कहते हैं। सबसे बड़ी इकाई को जन कहते हैं, जिसकी मालिक को क्या कहते हैं? राजन। क्या बोलते हैं? राजन। आगे देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहे हैं? उत्तर वैदिक काल में जैसे हमने पहले बता दिया कि लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी में परिवर्तन होने लगा। ठीक, और समाज में धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता नगरीय सभ्यता की ओर क्या होने लगी? अग्रसर होने लगी। मतलब जो गांव के लोग थे अब डेवलप करना क्या कर दिए थे? शुरू कर दिए थे। अग्रसर होने के लगा, जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया। मतलब जो जन थे उनका क्या हो गया? जनपद हो गया। और यही जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया। मतलब पहले क्या थे? सिंपल समझिएगा, जैसे जन, जैसे कई जन मिले तो जनपद बन गया, और जब कई जनपद मिले तो वो महाजनपद बन गया। जैसे समझने के लिए, गांव, गांव से बनता है ब्लॉक, मतलब कई गांव को मिलाएंगे तो ब्लॉक, और कई ब्लॉक मिलाएंगे तहसील, और कई तहसील मिलाएंगे तो एक जिला बनेगा। जब कई जिला को मिलाते हैं तो एक प्रदेश बनता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर भी कहा गया, जन, जनपद, जन, जनपद और महाजनपद। ठीक है, महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय व्यवस्था थी। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए। आगे चलकर हम डिस्कशन करेंगे कि 16 महाजनपद, और इसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय में। तो कई बार एग्जाम पूछा हुआ है एसएससी में, और यूपी ट्रिपल एससी के कई एग्जाम में पूछा गया है कि 16 महाजनपदों की चर्चा कहाँ किया गया है? तो ये किया गया अगुंतर निकाय में, जो 16 महाजनपद हमारे थे उसकी चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए, 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध तथा सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। अब आगे चलकर आता है कि सर मगध ही क्यों होता था? अभी जब हम मौर्य डायनेस्टी पढ़ाएंगे तो आपको और चीज़ों को समझाएंगे कि मगध ही क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे आज के टाइम पर हम देखते हैं, अगर हम फोकस करना चाहते हैं, अगर आज के टाइम पर सबका ध्यान दिल्ली पर ही क्यों होता है? कि दिल्ली हमारा क्या होता है? एक सेंटर पॉइंट होता है। क्या होता है? सेंटर पॉइंट। इसलिए लोगों का पूरा ध्यान होता है कि हम क्या करें? दिल्ली पर, मतलब जिसका दिल्ली पर राज हो जाता है उसको ये लगता है कि हम पूरे भारत पर राज्य कर सकते हैं। उसी तरह से मगध क्या होता था? 3 तरह से पानी से घिरा हुआ करता था, और वहां पर क्या होते थे? पानी होने की वजह से पेड़ पौधे, कृषि और पशुपालन भी आसान हो जाता था। इसीलिए वो क्या होता था? एक समृद्ध महाजनपद हुआ करता था। ठीक है, समृद्ध क्यों हुआ? क्योंकि पानी जब होगा तो खेती होगी, खेती होगी तो फसल उपजेगा, फसल उपजेगा तो वहाँ के जो लोग होंगे वो समृद्ध होंगे, लकड़ियाँ मिलेंगी, पशु रहेंगे, पशु के लिए पानी रहेगा, और क्या रहेंगे? फसल होंगे तो खाने के लिए व्यवस्था होगी। इसीलिए ये समृद्ध था।
आगे चलते हैं। वैदिक काल में टैक्स को बलि कहते थे, मतलब बलि देना पड़ता, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। मतलब क्या कहते थे, पशुओं पर बलि देते थे। इस समय घड़ा, मनका या मृद भांड चार प्रकार के होते थे। घूसर मृद भांड, काला मृद भांड, लाल मृद भांड और मिश्रित मृद भांड। इस तरह क्या होते थे, मृद भांड होते थे। समझा क्या? ये तीन प्रकार क्या होते थे, चार चार प्रकार के मृद भांड। धूसर मृद भांड, काला मृद भांड, लाल मृद भांड और मिश्रित मृद भांड होते थे। चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक प्रचलन धूसर मृद भांड का था, जिस पर चित्र बने होते थे, जिसके कारण इसे चित्रित धूसर मृद भांड भी कहते हैं। मिश्रित मृद भांड लाल या काला दोनों का मिश्रण होता था। किसका किसका? काल और काला और लाल दोनों का मिश्रण होता था। इस समय तीन प्रकार के यज्ञ का प्रचलन था। कौन कौन? अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और राजश्रु यज्ञ। जैसे इसमें घोड़ा को यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था। जहां तक घोड़ा जाता था, मतलब ये होता था कि राजा क्या करता था, अपना घोड़ा छोड़ देता था। अब घोड़ा जहां तक जाता था, ये माना जाता था कि वो किसका एरिया है, राजा के एरिया होता था। अगर उसको, उस घोड़े को कोई पकड़ लेता था तो राजा को उसके साथ युद्ध करना पड़ता। ठीक है। तो ऐसी घटनाएं कहाँ आ गई? जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के बाद जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया तो घोड़ा उन्होंने छोड़ दिया। बाद में जो लव और कुश ने क्या किया, उस घोड़े को पकड़ लिया। बाद में उनके साथ क्या करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। ठीक है। अब आता है वाजपेय यज्ञ। यह राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें रथों की रेस लगाई जाती थी। राजसु यज्ञ, राज्याभिषेक के समय इस यज्ञ को किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब अति रंजी खेरी से लोहे की खोज हुई तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान पर कृषि पर हो गई। किस पर हो गई? पशुपालन के आधार पर कृषि पर। ठीक। चलिए वैदिक काल के षष्ठ दर्शन दिए गए हैं। क्या क्या षष्ठ दर्शन है वो देख लेते हैं। षष्ठ दर्शन में जैसे साक्य दर्शन कपिल, व्यास दर्शन गौतम, योग दर्शन, कई पूछा था कि योग दर्शन क्या होते हैं, पतंजलि, और वैशिक दर्शन कणाद, उत्तर मीमांसा वादरायण और पूर्वी मीमांसा जैमिनी। गौतम बुद्ध के अधिकार उपदेश साक्य दर्शन में लिए गए हैं। किसे लिए गए हैं? साक्य दर्शन से लिए गए हैं। सिंधु सभ्यता का वैदिक सभ्यता में अंतर, जैसे नगरी, यहाँ बात करते हैं सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। तो नगरी, नगरी मतलब ग्रामीण, मात्र सत्तात्मक। इधर देखिएगा, देखिए ये हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, इधर हम वैदिक सभ्यता की बात। दोनों में अंतर क्या था? ये सभ्यता नगरी थी जबकि ये सभ्यता ग्रामीण है वैदिक। ये मात्र सत्तात्मक जबकि ये पितृ सत्तात्मक है। मतलब पिता ही इसमें मुख्य होता है, इसमें माता। प्रमुख पशु बैल थी, इसमें गाय थी। नियोजन था, मतलब एक पूरा एक प्रॉपर बना हुआ था, एक टाउन प्लानिंग के साथ बना हुआ था, जबकि इसमें सामाजिक नियोजन था। युद्ध से परिचित नहीं थे, जबकि इसमें क्या हो, गाय के लिए युद्ध होता था। जस्ट चर्चा किए थे। कांसे की खोज हुई जिसमें से लोहे की खोज हुई। तो कई बार पूछा गया है कि कांसे की खोज कब हुआ, तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में। कृषि प्लस व्यापार हुआ करता, जैसे इसमें कृषि प्लस पशुपालन, इससे व्यापार की चर्चा नहीं किया गया। शिव तथा मातृ देवी की पूजा हुई, इसमें इंद्र महत्वपूर्ण देवता। ठीक है? अथर्ववेद में दो संगठनों को प्रजापति की दो पुत्रियों के समान माना गया। वो संगठन है सभा व समिति। ठीक है। किसको कहा गया? सभा और समिति को। सभा और समिति को किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास एवं पुराण की व्याख्या की गई? पुराण में। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया? ऋग्वेद में। शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? दसम मंडल में। किसमें? दसम
मंडल में। किन दो मंडलों में वैदिक आर्यों के लौकिक जीवन का चिंता होता? पहला वो 10वां, इंपॉर्टेंट है, देखते चलिएगा। किस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? अगस्त। वैदिक समाज का 4 वर्णों में विभाजन का उल्लेख मिलता है, किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद को परिस सूक्त से। ठीक है। वैदिक आर्यों द्वारा उत्पादित प्रमुख खाद्यान्न कौन होता था? कई बार पूछा जाता है, जौ। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में एसएससी ने पूछा है कि सबसे पहली कौन थी? जौ। पुनर्जन्म के सिद्धांत, पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद। किस अधिकारी को राज निर्माता के रूप में जाना गया? ग्रामीणी को। ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र के किस प्रयोजन से आह्वान करते हैं? भौतिक सुख एवं विजय के। किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए? तो यजुर्वेद। ठीक है। उसके बाद किस मतलब वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मदेव। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में, ऋग्वेद में यमुना का कितनी बार उल्लेख हुआ था? 3 बार। वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्कार पाणिग्रह। किसने उल्लेख किया कि ब्राह्मण को बसंत में, दक्षिण को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत में और रथकार को वर्षा में अग्निहोत्र हुआ? 33 ब्राह्मण। इन सब चीज के बाद थोड़ा थोड़ा देखना। किस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता अथवा उसके संबंधित धन लेकर कन्या के विवाह करते थे? असुर। इसे असुर विवाह क्या होता था? असुर विवाह में असुर क्या करते? पैसा देते थे और पैसा लेकर अपनी लड़कियों की बेचने का काम, जैसे आज के समय में बोलते हैं बेच दी है, वैसे काम, उसे असुर बोलते थे। किस वेदांत में हमें शब्दों को व्युत्पत्ति के संबंध में पता चलता है? निरुक्त। वैदिक सभ्यता मुख्यतः किन क्षेत्रों में केंद्रित थी? पंजाब व दिल्ली। ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो वह है शूद्र। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धृत है? तो मुंडकोपनिषद। ठीक है, इससे उद्धृत है, मुंडकोपनिषद। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, अवानस्त एवं संन्यास 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है? तो जाबलोन परिषद। ठीक है, बहुत ज्यादा इस पर नहीं ध्यान देना है। देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन थी? तो कई बार पूछा गया है कि उसमें सरस्वती नदी उसमें क्या हुआ करती थी? प्रमुख हुआ करती थी। जो सरस्वती, जैसे कि हम अगर बात करते हैं सिंधु नदी, तो ये सिंधु सिविलाइजेशन मुख्य होती है। और जब हम बात करते हैं वैदिक काल का, वैदिक काल में हमारा दो आता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उसमें सरस्वती जो हमारी नदी होती थी वो क्या होती थी? वो हमारी एक प्रसिद्ध नदी हुआ करती थी। ठीक। उसके बाद किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में किया गया? बता ही दिए हैं, पहले भी क्लास में चर्चा हो गई है, यजुर्वेद। जैसे हमने 4 वेद के बारे में देखा था, 4 वेद के बारे में देखा था। जैसे हमारे कौन कौन वेद आए थे? हमारे आए थे ऋग्वेदी, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में। ठीक। उसके बाद किस साहित्य में पहली बार राशियु अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख हुआ? तो ब्राह्मण में। स्रोत सूत्र से संकलन, सुलभ सूत्र, ये हमारे जामतिक। उसके बाद किसने उत्तरी ध्रुव को आर्यों को मूल निवास स्थान बताया था? बाल गंगाधर तिलक ने। जैसे यहाँ पर आर्यों के लिए, आर्यों को भी लेकर क्या था? मतभेद था। कुछ लोग ने कहा ये मूल मूलक थे, मतलब क्या सिंधु से आए हुए थे। कुछ लोगों ने कहा, जैसे यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये ध्रुव से आए थे। ठीक है, तो इस पर मतभेद है काफी लोगों का। अब आते हैं प्रारंभिक वैदिक समाज किस पर आधारित थी? तो ये पशुपालन पर। ठीक है, बाद में खेती करने लगे। जैसे अगर हम बात करते हैं सिंधु सिविलाइजेशन में, तो सिंधु सिविलाइजेशन में क्या होता था? सिंधु सभ्यता पर लोग कृषि भी करते थे और व्यापार करते थे। जब हमारा वैदिक काल आया, तो वैदिक काल में क्या हुआ कि यहाँ पर कृषि प्लस पशुपालन करने लगे, इसमें व्यापार नहीं करते थे। ठीक है।
आगे देखते हैं इसमें। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसे बोलते हैं दशराज युद्ध। मतलब क्या था इसमें? दशराज युद्ध मतलब एक राजा क्या करता है, 10 राजाओं के साथ लड़ाई करता है। ठीक है, यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो वो था रावी नदी पर। मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, बोगज कोई था जूनागढ़ अभिलेख में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों की सूचना देता है, उसे वाजकोई कहते हैं। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों को आदि देश के बारे में लिखा, तो वो लिखे। मतलब ये बताएं बाल गंगाधर तिलक, ये हमारे कौन थे? ये हमारे आदि देश से आए हुए हैं। ये कौन बताया? बाल गंगाधर तिलक ने। परुष मेघ का उल्लेख हुआ सतपथ ब्राह्मण में। सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ये हमारे ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। गोत्र मतलब क्या होता है? इससे ये आइडेंटिफाई होता है कि जैसे कि कोई ब्राह्मण में है तो ब्राह्मण में भी कई ब्राह्मण होते हैं, उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए गोत्र आया। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड पर। बलि का मतलब क्या होता था? जैसे उस समय एक टैक्स लगता था। टैक्स मतलब होता था बलि देना। टैक्स का मतलब ये नहीं था कि पैसा देना या कुछ देना। टैक्स का मतलब होता था बलि देना, पशुओं को बलि देना। कर्मकांड, ठीक है, उस समय का प्रचलन हुआ था। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, यमुना में से वह नदी जिसमें ऋग्वेद को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के रूप में संबंधित है किया गया, वो सरस्वती। सरस्वती नदी क्या हुआ करती थी, इसके पहले चर्चा किए थे। सरस्वती नदी को मुख्य नदी के रूप में माने जाते थे। प्राचीन काल में आर्यों को जीवन पार्जन का क्या मुख्य साधन था प्राचीन काल में? तो वो शिकार। ठीक है। अब देखते हैं गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। पुराणों की संख्या कितनी थी, इसके बाद चर्चा हो गया 18। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई संस्कृत में, ये भी बात हो चुका है। और महाभारत को जय संहिता के रूप में जाना जाता है, पिछले क्लास में इसकी चर्चा हो चुकी है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया वह है वासुकी। मतलब क्या था कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें सांप लिपटा था। सांप से क्या होता था, एक तरफ नर होते थे और एक तरफ असुर, मतलब एक तरफ देवता होते थे, दूसरी तरफ असुर होते थे। ठीक है। तो उसमें जो जो रस्सी में जो जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया वो थे वासुकी। उपनिषद में ऋग्वेद की मूल लिपि है ब्राह्मी। वैदिक कर्म कांड में होता है ऋग्वेद से। अवस्था और ऋग्वेद में समानता क्या होता है, यह ईरान से अघन्या कई बार पूछा गया है, तो इसको गाय को कहते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था किसको? गाय को, क्योंकि इसी में क्या होता था, गाय के लिए क्या होता था, राजा लड़ाई कर लेता था और गाय के लिए मृत्यु दंड का भी प्रावधान हुआ करता था। संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार चर्चा किया गया। जीवनोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को क्या कहा गया? उपाध्याय। ये भी चर्चा कर चुके हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली था तो वंश परंपरागत राजतंत्र। ठीक है, मतलब वंश के अकॉर्डिंग चलने वाला। आर्य अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्र को। आगे ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है तो अग्नि। मतलब सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में या वैदिक पूरे काल में तो इंद्र की चर्चा काफी हुई। क्यों? क्योंकि इंद्र को क्या माना गया? इंद्र को एक वर्षा का देवता माना गया, दूसरा क्या माना गया? युद्ध के देवता को माना गया इंद्र को। उसके बाद दूसरी जो यहाँ पर चर्चा पूछ रहे हैं वो हुआ अग्नि की। तो ऋग्वेद में युद्ध देवता समझे जाते थे, बात अभी किए हैं इंद्र को। पूर्व वैदिक का आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध सर्वप्रथम मिलता है
प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है कहाँ पर? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के बारे में भी कर दिए चर्चा। ठीक है, अब हमारा क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब जो इस पर क्वेश्चन हम कराएंगे, जब हमारा अगला लेक्चर आएगा, तो जितना भी हमने वैदिक पीरियड पढ़ा है उस पर हम सारे क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।